हेलो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। इसका गठन कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। उस समय इसका नाम क्या था? पीएससी। और अब इसका नाम क्या है? यूपीएससी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। संघ और राज्यों के अधीन योग्य लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक तंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है, अर्थात जो केंद्र सरकार की नियुक्तियां होती है वो कौन करवाता है? यूपीएससी। और यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 ईस्वी में इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? के तहत संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग अर्थात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया है। दो या अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। यदि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल यदि 2 सदन या प्रत्येक सदन इस आशय का संकल्प पारित कर दे तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर सकती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करता है, अर्थात कोई राज्य राज्यपाल से अनुरोध करता है कि वह इनका खर्च का वहन नहीं कर सकते, तो 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जो देश के लिए संस्था है उसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, और जो राज्य के लेवल पर काम करती है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और ये अपना त्याग पत्र भी, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी, वो अपना यदि त्याग पत्र देना तो राष्ट्रपति को देगा, और जो स्टेट के लेवल पर है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को, क्योंकि जो नियुक्ति करता है तो त्याग पत्र भी उसी को दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 2 वर्ष की सरकारी सेवा का अनुभव हो, अर्थात उन्हें 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि आयोग का अध्यक्ष अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या अध्यक्ष पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हों, राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हों पद धारण करेंगे, अर्थात वह इतने टाइम तक अपने पद पर रहेंगे। संघ संयुक्त आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को, जबकि राज्य आयोग का सदस्य राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देगा। अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार या मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 145 में प्रावधान है कि मामलों की जांच कौन करेगा? राष्ट्रपति की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति सदस्यों को पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति या संबंधित राज्यपाल जांच प्रक्रिया के दौरान आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित या सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए उसके पद से हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति बिना न्यायालय के भी पद से हटा सकता है, अर्थात उसे न्यायालय में जाने की कुछ ऐसी भी बात है जो उसे उच्च न्यायालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति सीधे ही उसे अपने पद से हटा सकता है। वो क्या क्या है उसे हम जानेंगे। वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, अर्थात वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है। किसी अन्य सवेतन रोजगार में लगता है, अर्थात वह सरकार से कोई और जगह से भी वेतन लेता है, तब भी उसे राष्ट्रपति
उसके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक स्थिरता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है, अर्थात उसे कोई भी ऐसी मानसिक या शारीरिक बीमारी है कि वह अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता, तब भी राष्ट्रपति उसे बिना न्यायालय में जाए ही हटा सकता है। किसी लाभ हेतु सरकार से कोई संविदा या करार कर लेता है, अर्थात अपने लाभ के लिए सरकार से कोई भी करार कर लेता है। अनुच्छेद 318 में क्या कहा गया है वो जानेंगे हम। अनुच्छेद 318 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल संबंधित आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकता है, परंतु आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 316(3) में क्या कहा गया? अनुच्छेद 316(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद अवधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अर्थात उसे दोबारा उसके पद पर नहीं नियुक्त किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। अब हम जानेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है, अर्थात यह क्या क्या कार्य करता है। अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्य इस प्रकार है। संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करें कि वह किसी विशेष सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना बनाने और लागू करने में उन राज्यों की सहायता करे तो संघ लोक सेवा आयोग ऐसी सहायता करेगा। नेक्स्ट है, यदि यह किसी राज्यपाल से अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है, निजी प्रबंधन से संबंधित निम्न विषयों में परामर्श देता है। वो किस किस विषय में परामर्श देता है वो देखेंगे हम। सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा पदोन्नति अर्थात प्रमोशन व एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में और इसके लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर, लोक सेवा आयोग पर प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर, इसमें शामिल है निंदा, वेतन वृद्धि देने से इनकार, पदोन्नति देने से इनकार, धन हानि की पुनर्प्राप्ति, पदोन्नति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से बर्खास्त कर देना। सिविल सेवकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। नेक्स्ट है, लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में पेंशन का दावा करना या पेंशन की राशि का निर्धारण करना। नेक्स्ट है, कोई अन्य विषय जिसे यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्देशित करें किंतु संघ के अधीन सेवाओं के संबंध में राष्ट्रपति तथा राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियमक बना सकते हैं जिनमें लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा। यह विनियम राज्य के विधानमंडल या संसद के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए प्रेषित किए जाएंगे। यह किसमें कहा गया? अनुच्छेद 320 में। संसद या राज्य विधानमंडलों को यह शक्ति प्रदत्त है कि यह यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने के लिए उपबंध कर सकती है। यह किसमें कहा गया? अनुच्छेद 321 में। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति उपराज्यपाल को सौंपे। राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखवाता है। या किसमें कहा गया? अनुच्छेद 323 में। अनुच्छेद 323 में
अनुच्छेद 322 में क्या कहा गया है, आयोग के व्यय भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, अर्थात इसका जो वेतन है वो कौन देगा, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।